अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा, कल वो एक तो मैंने जून 8 पूरा करने को कहा, जून 18 वो पूरा करने को कहा था, उसके नोट्स बनाने थे और इसका सॉल्यूशन मैंने आपको अवेलेबल तो कर ही दिया है, तो वो आप देख सकते हैं। उसमें अगर कुछ मसला है तो पूछ सकते हैं। सारा कुछ मैंने कल बना तो लिया ही था, डेफर्ड टैक्स भी कैलकुलेट कर लिया था और करंट टैक्स भी कर लिया था। फिर इसके अलावा मैंने कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ने को कहा था। उन एग्जाम्पल्स में से आपको मसले होंगे, बिल्कुल होंगे, तो उन एग्जाम्पल्स में से मेन रिटेन करने वाली बात यह है कि अब सिंपली ऐसे नहीं होगा कि कैरिंग अमाउंट माइनस टैक्स बेस डिफरेंस, बस डिफरेंस पे रेट लगा दें। अब हमें देखना पड़ेगा कि टैक्स के कंसीक्वेंसेस क्या हैं। जैसे एक मिसाल थी कि हमने जब एसेट, जैसे एग्जांपल 2 है कि हमने एसेट को जब बेचना होगा तो 100 से ऊपर जितने का बिकेगा ना, उस प्रॉफिट पे टैक्स नहीं लगेगा, सिर्फ 100 तक के ऊपर टैक्स लगेगा। यानी अगर उसकी कैरिंग अमाउंट, टैक्स कैरिंग अमाउंट यानी टैक्स बेस की बात कर रहा हूं, 45 हो जाती है, तो हम अगर उसको 125 का कल को बेचेंगे तो प्रॉफिट 80 आ जाएगा। लेकिन टैक्स वाले कह रहे हैं कि नहीं, हम आपकी सेल प्राइस मैक्सिमम 100 तक लेंगे, बस उस 100 के मुताबिक जो बनता होगा हम उस प्रॉफिट पे टैक्स लगाएंगे। तो इसलिए अब जो टैक्सेबल डिफरेंस आ रहा है, इस सारे के ऊपर टैक्स नहीं बनना। इस टैक्सेबल डिफरेंस में कैरिंग अमाउंट 150 है और टैक्स वालों ने 100 से ऊपर सेल प्राइस के ऊपर टैक्स नहीं लगाना, तो अगर हम कैरिंग अमाउंट को भी 100 से ऊपर नहीं जाने देंगे, हम इसको 100 से हटा 50, 150 से कम करके 100 पे ले आते हैं। अब डिफरेंस बनेगा 30, इस पे डेफर्ड टैक्स बनेगा। वैसे अगर जो पहले तरीके सीखे हुए उनमें कैरिंग अमाउंट माइनस टैक्स बेस, उससे तो टैक्सेबल डिफरेंस 80 आ रहा है, लेकिन चूंकि इस डिफरेंस पे हमने डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करना है तो इसमें हालात के हिसाब से देखना पड़ेगा। अब जो एग्जांपल 2 के अंदर हालात बनाए हुए वो ये बनाए हुए कि एसेट अगर 100 से ऊपर का बिकना है तो फिर उसके प्रॉफिट पे टैक्स नहीं लगना, तो इसका मतलब हम डिफरेंस निकालते हुए कैरिंग अमाउंट को 100 से ऊपर नहीं जाने देंगे। तो वो चूंकि 100 से ऊपर आ रही थी तो उसमें से 50 हटा के इसको 100 रख लिया और फिर जो डिफरेंस आया इसके ऊपर डेफर्ड टैक्स बनेगा। तो इसी तरह से जो बाकी एग्जांपल्स हैं, इन सब के अंदर मेन कॉन्सेप्ट यही है कि अब आपको टैक्स कंसीक्वेंसेस के हिसाब से चलना पड़ेगा। इन्हीं एग्जांपल्स को ही बार बार अच्छी तरह पढ़ के इस लेवल तक ले आए कि अगर इनके ऊपर सवाल बने तो कर सके। अच्छा जी, मैं जून 18 करा चुका और नोट्स पे आना, मैं क्या क्या नहीं बताया अभी मैंने, नहीं वो जो डिस्क्लोजर्स हैं मैंने उनमें से अनरिकॉग्नाइज्ड डीटीए नहीं बताया और बाकी ये डिविडेंड वाला कल हो गया, टैक्स रेट चेंज हो गया, मूवमेंट में कन्वर्टेबल भी आ गए। ठीक है, डिस्क्लोजर्स तो पूरे हो गए। पेज नंबर 7 पे आए, पेज नंबर 7 मेजरमेंट। इसमें मैंने पॉइंट 1 और पॉइंट 3 कल बता के एंड की थी बात। पॉइंट 2 और 4 आसान आसान से हैं। पॉइंट 2 ये कह रहा है कि अगर हमने डेफर्ड टैक्स बनाना है तो कल ये बात हुई थी कि ये डिफरेंस 20 में जाके रिवर्स होना है, तो हम टैक्स रेट भी कौन सा लेंगे, जो 20 वाला होगा। लेकिन अगर मल्टीपल स्लैब रेट्स हैं, कंपनी में तो होता है ना, कंपनी में पाकिस्तान में स्ट्रेट एक रेट लगता है, लेकिन अगर स्लैब रेट्स हुए जैसे इंडिविजुअल्स पे होते हैं, तो अगर स्लैब रेट्स हो तो डेफर्ड टैक्स के लिए कौन सा लेना है, तो वो एवरेज रेट लेना है।
ये पॉइंट 2 में लिखा हुआ है, और पॉइंट 4 में ये लिखा हुआ है कि जो हम लोग टैक्सेबल या डिडक्टेबल डिफरेंस निकालते हैं ये कितने ईयर्स में जाके रिवर्स होना होता है पता नहीं, वेरी करेगा। इन्वेंट्री का अगले साल हो जाएगा, पीपी का हो सकता है 8-10 साल पे चला जाए, लीज लायबिलिटी का हो सकता है 4 साल पे चला जाए। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये कितने साल में जाके रिवर्स होना है। इसलिए अगर हम डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी या डेफर्ड टैक्स एसेट की डिस्काउंटिंग के चक्कर में पड़ेंगे तो बहुत मुश्किल में फंस जाएंगे। तो आईएएस ने साफ मना कर दिया कि इनकी डिस्काउंटिंग के चक्कर में नहीं पड़ना। ये पॉइंट 4 में लिखा। मना कर दिया ना, मतलब उन्होंने कहा जी बहुत कोई कैसे करेगा, किसी में कर लेंगे किसी में नहीं करेंगे, तो बस नहीं करना। मतलब आगे जाके टैक्स पैटर्न। हाँ, आप मतलब मैं कहना ही चाह रहा हूं फिगर जो है वो इसकी वजह से। हाँ, हम एक कंपनी इंडिविजुअली निकाल सकते हैं कि हमारा डेफर्ड टैक्स फलानी आइटम की वजह से ही है और हमें पता है कि 7 साल बाद रिवर्स होना है, फिर भी हमने डिस्काउंटिंग नहीं करनी। हाँ, तो आप ये कह रहे हैं कि डिस्काउंटिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, टैक्स आउटफ्लो तो तभी होना है ना, आज तो नहीं ना होना। हम डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बना रहे हैं, उसने आउटफ्लो तो 7 साल बाद ही होना है, तो डिस्काउंटिंग तो कर सकते हैं लेकिन नहीं करनी। यानी आईएएस ने साफ मना कर दिया कि शैल नॉट बी डिस्काउंटेड। तो डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बैलेंस शीट में नॉन करंट में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनकी डिस्काउंटिंग के चक्कर में नहीं पड़ना, आईएएस ने मना कर दिया। अच्छा जी, मेजरमेंट पूरी हो गई। मैं शुरू से देख लूं जरा। करंट टैक्स में आपको मैंने, अच्छा करंट टैक्स में भी कल मैंने शेयर बेस्ड पेमेंट्स बता दी, यानी करंट टैक्स भी डायरेक्टली इक्विटी में जा सकता है। करंट टैक्स पूरा हो गया। करंट टैक्स की मेजरमेंट की बातें भी पूरी हैं, डबल एंट्रीज कैलकुलेशन, नोट्स, डेफर्ड टैक्स, टैक्स बेस, एक्सेप्शंस भी हो गई। डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बनना है, कुछ पे इक्विटी में जा सकता है, कुछ पे ओसीआई में जा सकता है, ये भी देख लिया। मेजरमेंट बता दी, एग्जांपल्स हो गई। सर्टेन आइटम्स में से शेयर बेस्ड हो गया। अच्छा, एक रह गया इन्वेस्टमेंट्स और एक रह गया है बिजनेस कॉम्बिनेशन, ये 2 रह गए। वो SIC एक, वो ये पूरा करा लूं फिर, यदि वो IAS 12 नहीं है, वो SIC 25 है, तो IAS 12 पूरा करा लूं फिर बताता हूं। ठीक है। अच्छा, अब एक सवाल आप ही कराऊं, जून 19 मोहतरम, जून 19 कराऊं फिर या रहने दो? नहीं, आप कह रहे थे ना बड़ा अच्छा है, जरूर कराएं। चलिए सवाल करते हैं एक, जून 19। यार सारे लोग ट्राई करने वाले होते नहीं है ना। असल में ना इसमें मैंने एक अनरिकॉग्नाइज्ड वाली चीज बतानी है, तो वो डिस्कस तो इसके अंदर एक मिनिमम टैक्स भी है, तो इसलिए बेहतर है कि मैं करा देता हूं। नहीं, इसमें नहीं है। IAS 40 नहीं है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। हाँ, तो उसका तो खैर है, कर लेते हैं। जून 19 क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ ले, मैं करता हूं बोर्ड पे। जून 2019 क्वेश्चन नंबर 4 ये पढ़ लें। इसके आईकेप के सोल्यूशन में एक गलती भी है, वो भी बता देता हूं। यार देखो, असल में ना मसला ये है कि अब आए हैं काबिल लोग, हालांकि जून 19 नई अटेम्प्ट है। इवन देन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वो सवाल बनाने वाले से भी स्किप हो जाती हैं, यानी सवाल बना रहा होता है उससे स्किप हो जाती हैं। और आईकैप में कोई ऐसा तो मेरा नहीं ख्याल होता होगा
कि एक पेपर को रिव्यू करने वाले उसी के कैलिबर के कोई 10 लोग होते होंगे, मेरा नहीं ख्याल। यानी उस लेवल की उस लेवल का रिव्यू मेरा नहीं ख्याल होता होगा। आपने ये पेपर दिया है? तो इसका पेपर आप देंगे। हाँ, आप सही कर रहे हैं। हाँ, तो गलत कर रहे हैं, तो फिर अल्लाह से मांगते रहना चाहिए। चले पढ़ लेना, सवाल पढ़ ले। हाँ जी, करंट टैक्स, पीवीटी, और 55। तो कोई बात नहीं।
तो वो तो पीएनएल को जाता होता है, वो ओसीआई को तो नहीं जाता होता। वो गेन से डिडक्ट कर कोई मसला नहीं है करंट टैक्स निकालते हुए गेन लेस हो जाएगा। प्लस हो जाएगा और डेफर्ड भी सही डेफर्ड में जैसे होता है कैरिंग अमाउंट, तो उधर आ जाएगा टैक्स बेस में कॉस्ट आ जाएगी, वो जो क्या है बल्कि कॉस्ट नहीं उसकी कोई टैक्स डिडक्शन भी होगी ना। टैक्स वाले थोड़ी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहेंगे उसको, टैक्स वाले तो डिडक्शन अलाउ कर रहे होंगे। टैक्स वालों के लिए तो बिल्डिंग है ना, इन्वेस्टमेंट भी कैसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ये वो बिल्डिंग होती है जो हमने किराए पे दी होती है या लैंड होती है। तो अगर वो बिल्डिंग है तो टैक्स वाले डेप्रिसिएशन दे रहे होंगे उसकी। अच्छा ये बाकी लोग भी सुनिए, किसी सवाल में आया तो नहीं है लेकिन एक पूछ लिया एक बंदे ने, तो अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी IS 40, तो वो एक बिल्डिंग होती है जो हमने किराए पे दी होती है या लैंड भी हो सकती है। तो हमने उसकी क्या अकाउंटिंग की होगी, हम अगर उसको फेयर वैल्यू मॉडल पे चला रहे हैं तो हमने तो उसको डेप्रिशिएट नहीं किया होगा, हमने उसको फेयर वैल्यू पे अपडेट किया होगा। तो जो हमने फेयर वैल्यू गेन लॉस निकाला होगा वो रिवर्स कर देंगे और जो टैक्स वालों ने उस पर डेप्रिसिएशन अलाउ की होगी वो लेस कर देंगे। और उसकी जो डेफर्ड टैक्स की वर्किंग होगी वो नॉर्मली जैसे होती है वैसे ही होगी, उसकी एक टैक्स बेस आ रही होगी, कैसे, कॉस्ट माइनस टैक्स डेप्रिसिएशन, और कैरिंग अमाउंट वो होगी जो हमारी बुक्स में फेयर वैल्यू आ रही है। पॉइंट नंबर 1 में कुछ, हाँ जी, अकाउंटिंग डेप्शन एड बैक कितनी, 400% और टैक्स डेप्रिसिएशन लेस 200 और पॉइंट 1 में कुछ करंट टैक्स वाला। अगले पॉइंट्स में कहीं पीपी के बारे में बताया कुछ नहीं है। पॉइंट 1 में कुछ और क्या है, डिस्पोजल है लेकिन उसका गेन लॉस नहीं पता, लेकिन इतना नजर आ रहा है कि अकाउंटिंग के मुताबिक उसकी बुक वैल्यू 230 थी, टैक्स के मुताबिक उसकी बुक वैल्यू 140 थी, तो टैक्स गेन ऑन डिस्पोजल ज्यादा आया होगा ना। देखिए बिका तो उतने का ही होगा, फर्ज करें 300 का बिका है तो अकाउंटिंग के मुताबिक 300 माइनस 230 ये प्रॉफिट आया होगा और टैक्स के मुताबिक 300 माइनस 140 ये प्रॉफिट आया होगा। तो टैक्स के मुताबिक गेन ऑन डिस्पोजल ज्यादा आया होगा, कितना ज्यादा, जितना इन दोनों की बुक वैल्यूज का फर्क है। देखिए अगर मैं 300 ऐसे ही कह देता हूं 300, अकाउंटिंग के मुताबिक 230 बुक वैल्यू वाला एसेट 300 का बिका तो 70 का प्रॉफिट आया, टैक्स के मुताबिक 140 बुक वैल्यू वाला एसेट इतने का बिका तो 160 का प्रॉफिट आया। तो फॉर टैक्स पर्पसेस 90 का प्रॉफिट ज्यादा बना है। 300 नहीं रखना, इसको 400 रख के देख लें, 600 रख के देख लें, डिफरेंस 90 का ही आएगा, क्योंकि अकाउंटिंग प्रॉफिट टैक्स प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल में फर्क इस डेप्रिसिएशन की बुक वैल्यू की वजह से। तो इसलिए एक्सेस डिस्पोजल गेन, यहाँ यूं हो सकता है ना कि अगर गेन होता तो वो कहीं ना कहीं बताता नहीं, तो गेन हुआ ही नहीं, उसने 230 दे दी, चलो 230 का बेच दिया, लेकिन टैक्स पर्पसेस के लिए 230 का जो बिका उसकी बुक वैल्यू 140, तो 90 का प्रॉफिट फिर भी आ गया। तो वो जो 90 का प्रॉफिट है टैक्स वालों की नजर में वो यहां ऐड हो जाएगा। मैं सवाल को सॉल्व कर रहा था तो ये पॉइंट स्किप कर गया था मैं, यही वाला, ये आम आंख से नजर नहीं आता है पॉइंट नंबर 1 ओके। पॉइंट नंबर 2, हमने कुछ इन्वेस्टमेंट्स की हैं, फाइनेंशियल एसेट है हमारा, और हमने फैसला किया हुआ है कि इसको फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे रखना होता है, तो बस ठीक है ओसीआई पे रखना होता है तो ओसीआई पे रखना होता है, तो इसका करंट टैक्स से कोई ताल्लुक नहीं। अगर इसको हमने फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे रखा होता तो जो हमने फॉर द ईयर फेयर वैल्यू गेन बनाया होता वो रिवर्स कर देते। चूंकि फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे रखा हुआ है तो इसलिए इसका पीबीटी से कोई ताल्लुक नहीं होगा। तभी देखें ऊपर अलहदा से ये ओसीआई में आ रहा है 23,
तो इसका पीबीटी से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए करंट टैक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 3, हमने अकाउंट फॉर किया होगा एम्प्लॉय कॉस्ट, करंट सर्विस कॉस्ट, पास सर्विस कॉस्ट, इंटरेस्ट एक्सपेंस। टैक्स वालों ने डिडक्शन किसकी अलाउ करनी है? कंट्रीब्यूशन की। तो अकाउंटिंग एक्सपेंस ऐड कर देते हैं, कितना, और जो टैक्स वालों ने अलाउ करना है कंट्रीब्यूशन पेड, वो लेस कर देते हैं, कितना, 260। चालीस का नहीं कुछ करना, नहीं, वो गया ही ओसीआई में हुआ है, तो इसलिए उसका पीबीटी से कोई ताल्लुक नहीं। पॉइंट नंबर 4, ये वही है जो कल भी कर रहे थे, हमने जो एक्सपेंस बनाया हुआ है वो कर देते हैं इसमें एड बैक, और टैक्स वाले ने तो अभी कोई डिडक्शन नहीं दी। हमने कितना एक्सपेंस बनाया होगा? एक बंदा है और उसको हमने, अच्छा चलो अमाउंट ही टोटल बता दिए, और जो कि एक ही बंदा है तो नंबर ऑफ पर्सन वाला तो मसले खत्म हो गया, और उसकी ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू लेनी है हमने, तो हमने तो 60 मिलियन के हिसाब से एक्सपेंस बनाया होगा, लेकिन उसको कितने साल की शर्त लगाई है? 3। तो हमने बनाया होगा 60 मिलियन, और चूंकि पहला ही साल है तो 1/3। पॉइंट नंबर 5, 35 मिलियन की एक लायबिलिटी है जो बहुत पुरानी चली आ रही है, और टैक्स वाले कहते हैं कि इतनी पुरानी लायबिलिटी आपने क्यों बना के रखी हुई है, आप समझे ये आपकी बचत हो गई, तो टैक्स वाले इसको इनकम बना रहे हैं। हां, अगर कल को पे करनी पड़ गई तो डिडक्शन अलाउ कर देंगे, ये पॉइंट 5 में लिखा हुआ है। तो अभी हमने उसको लायबिलिटी बनाया हुआ है, और टैक्स वाले कहते हैं दफा करो, बस खत्म करो बात। तो क्या करें? गेन बना लें, लायबिलिटी को हम राइट बैक, लायबिलिटी को हम राइट बैक कर लेते हैं 35। पॉइंट नंबर 5 हो गया। पॉइंट नंबर 6 में टैक्स रेट आ गया। पॉइंट 7 इसका आंसर निकलेंगे, ठीक है, देखें कितना, 680 प्रॉफिट। अच्छा, अब ये जो प्रॉफिट आ गया है ना, पॉइंट नंबर 8 में लिखा हुआ है कि पिछले हर साल में हम रेवेन्यू का 1% मिनिमम टैक्स तो देते ही हैं, लेकिन किसी साल में अगर हमारा टैक्स वैसे बनता था कम, लेकिन मिनिमम टैक्स की वजह से हमें ज्यादा देना पड़ा, तो वो अगले 3 साल तक हम वापस ले सकते हैं, सॉर्ट ऑफ टैक्स क्रेडिट। तो पिछले सालों का अनयूज्ड टैक्स क्रेडिट कितना आ रहा है? 88। तो पहले देखते हैं कि टैक्स बनता कितना है। जब इस पे टैक्स का रेट लगा के देखेंगे और देख के पता चल रहा है कि नॉर्मल टैक्स ज्यादा बनेगा, क्योंकि मिनिमम टैक्स इतना ज्यादा नहीं बन रहा। कितना बनेगा नॉर्मल टैक्स? 680 का 27%, 27 का 28, 27 कितना बोला? अच्छा, इसमें ना जबानी पता चल रहा है, लेकिन फिर भी अगर एग्जामिनर ने पॉइंट डाला है तो लिख देना चाहिए। आप चाहे यहीं पर इसके नीचे ब्रैकेट में लिख दें, क्योंकि मिनिमम टैक्स बनता है 50 कुछ 53 बनता है इस साल का। वैसे मिनिमम टैक्स 53 बनता है, तो ये तो पहले ही बहुत ज्यादा बन रहा है, तो इसलिए हम बता जरूर देंगे कि ये मिनिमम टैक्स से ज्यादा ही है।
अच्छा, अब चूंकि ज्यादा बन गया तो क्या करें आगे? जो पिछले ईयर्स का कैरिड फॉरवर्ड आ रहा है वो इसमें से माइनस कर देंगे। अठासी ये आ गया हमारा करंट टैक्स और करंट ईयर। अच्छा, इसको यहां से क्यों नहीं लेस किया? क्योंकि टैक्स की अमाउंट, तो ये वो टैक्स क्रेडिट टाइप चीज है। ये हो गया करंट टैक्स, ठीक है। अब आते हैं डेफर्ड टैक्स पे। अच्छा, डेफर्ड टैक्स का बीडी बैलेंस दिया हुआ है, तो इसका मतलब डेफर्ड टैक्स हमें दो दफा कैलकुलेट करना पड़ेगा, 2018 के लिए भी और 2017 के लिए भी। 2018 देखते हैं पहले। कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस और रेट सब पे एक ही है, और डीटीएल या डीटीएल। हाँ जी, क्या क्या है एसेट्स लायबिलिटीज? पीपीई है, और पीपीई की कैरिंग अमाउंट भी दी हुई है 2635 और टैक्स बेस भी दी हुई है 1650। और क्या एसेट लायबिलिटी? इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल एसेट्स हैं हमारे, 150 175। लेकिन ये है जो हमने फेयर वैल्यू पे अपडेट किया हुआ है। टैक्स वाले करते हैं इसको फेयर वैल्यू पे अपडेट? नहीं। तो फिर टैक्स वालों के नजदीक तो जो उसकी कॉस्ट है वही टैक्स बेस आ रही होगी, तो उसकी कॉस्ट कैसे पता? टॉप पे इसका गेन दिया हुआ, और चूंकि इन्वेस्टमेंट हमने अभी खरीदी है इसी साल, हाँ दी भी है। अच्छा, 175 आपने वो ऐड करके बताया, तो मैं भी कहूं कि अच्छा तो गेन ऐड करना था। कैरिंग अमाउंट 175 कैसे निकली? 152 कॉस्ट दी हुई है और ऊपर टॉप पे 23 आ रहा है फेयर वैल्यू गेन, और चूंकि ये पहला ही साल है इसका तो बस ये पहली ही दफा गेन हुआ है, वरना तो ओसीआई में फॉर द ईयर गेन आ रहा होता है। तो इसकी कॉस्ट से अगर हम कैरिंग अमाउंट तक पहुंचना चाहें तो 152 में इसको ऐड कर लें, वो आ गया 175। लेकिन फॉर टैक्स पर्पसेस ये वैल्यूएशन नहीं की, तो फॉर टैक्स पर्पसेस 152 ही आ रहा होगा। ठीक है, देख रहे हैं साथ कि नहीं? और क्या बैलेंस शीट आइटम है? शेयर ऑप्शंस। पहले एसेट्स पूरे कर ले तो शेयर ऑप्शंस। इन शेयर ऑप्शंस को हम चूंकि एहतरामन एसेट कह रहे हैं तो इनकी कैरिंग अमाउंट तो हो गई 0। कितने साल गुजरे इसकी मेहनत के? 1 साल। टैक्स वालों ने क्या फिगर अलाउ करनी है? इंट्रिंसिक वैल्यू। कौन सी डेट वाली ले? ईयर एंड वाली। कितनी है? into 1/3। अच्छा जी, और लायबिलिटीज पे आ जाते हैं। डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, कैरिंग अमाउंट दी हुई है और टैक्स बेस इसकी 0 होती है। और कुछ एक हमारी लायबिलिटी है, टैक्स वालों ने तो उसको खत्म कर दिया लेकिन हमारे पास तो है।
35। टैक्स वाले कह रहे हैं ना गेन बना लो, हमने थोड़ी गेन बनाई है, हमारी तो लायबिलिटीज में आ रही है, और टैक्स वालों ने चूंकि उसको गेन में कन्वर्ट कर दिया तो टैक्स पर्पसेस के लिए वो खत्म, जीरो। और टैक्स बेस देखें, टैक्स बेस की डेफिनेशन क्या है? एसेट्स लायबिलिटीज की वो वैल्यू जो फॉर टैक्स पर्पसेस है। अब उसको निकालना कैसे है तो उसके लिए आईएएस ने फार्मूले बता दिए, वरना असल क्या है, जो वैल्यू टैक्स पर्पसेस के लिए। तो जब टैक्स वाले इसको कह रहे हैं कि खत्म है ये, तो उसको लायबिलिटी नहीं मान रहे ना फिर, अब तो टैक्स बेस जीरो। डिफाइन तो यही किया हुआ है ना, टैक्स बेस की डेफिनेशन तो यही है कि एसेट्स और लायबिलिटीज की वो वैल्यू जो फॉर टैक्स पर्पसेस है। तो इसलिए जो उन्होंने फार्मूले बनाए हुए हैं ना, टैक्स के रूल्स हाँ, जो फार्मूले उन्होंने बनाए हुए वो कोशिश इन्होंने की है इस तरह डिजाइन करने की कि डिफरेंस वो आ जाए जिसमें डेफर्ड टैक्स वो बन जाए जो बनना चाहिए था, लेकिन हर सिचुएशन कवर नहीं हो पाएगी इसमें, तो इसलिए डेफिनेशन भी सामने रखिएगा। तो अगर टैक्स वालों ने इस लायबिलिटी को कह दिया है कि खत्म कर दो उसको, इनकम मान, तो फॉर टैक्स पर्पसेस वो गई ना लायबिलिटी, तो जीरो हो गई। और कोई एसेट लायबिलिटी नहीं, तो डिफरेंस आ गया 9, 85, 23, 24 नेगेटिव, 355 नेगेटिव, 35 नेगेटिव। टैक्स रेट सब पे 27 है, 265.95, 6.21, 6.48, 95 पॉइंट कितना 85, 9.160.3 पॉजिटिव। अब आते हैं पिछले साल पे। डीटीएल, डीटीए रेट, डिफरेंस, टैक्स बेस, कैरिंग अमाउंट। हाँ जी, पीपी ये भी गिवन है 2500, 14। इन्वेस्टमेंट पिछले साल नहीं थी, शेयर ऑप्शंस पिछले साल नहीं थी, डीबीओ 430 जीरो, और लायबिलिटी थी पिछले साल कि नहीं थी? थी, लेकिन पिछले साल इसकी टैक्स बेस भी यही थी। क्यों? क्योंकि इस साल उन्होंने इनकम बनाया। कुछ और भी था पिछले साल जी, क्या? अनयूटिलाइज मिनिमम टैक्स, जिसपे हमने डीटीए बनाया हुआ था, लेकिन 88 पे नहीं बनाया हुआ था, 55 पे बनाया हुआ था। ये वो कैरी फॉरवर्ड टैक्स क्रेडिट वाली चीज है। तो ये मैं किस कॉलम में लिखूं? सीधा यहां पर। ये ऑलरेडी टैक्स की अमाउंट है, तो ये बिल्कुल आखिरी कॉलम है। बुक्स में आ रहा होगा, नहीं देखो हमने ये 183 निकला है, ठीक है। अगर रेवेन्यू 5300 की बजाय 25,000 होता तो उसका 1% 250 आ जाता, तो उस 250 को हायर होने की वजह से हम करंट टैक्स फॉर करंट ईयर 250 लेते, टैक्स एक्सपेंस डेबिट, टैक्स पेएबल क्रेडिट, 250 की एंट्री हो गई। लेकिन साथ ही साथ चूंकि ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, तो साथ ही साथ हम उस पर डेफर्ड टैक्स भी बनाते। कैरी फॉरवर्ड मतलब 183 और उसका डिफरेंस जी 25,000 नहीं 250,
यानी हम देते तो 250, लेकिन हमने जो बनता था उससे ज्यादा दिया ना, कुछ 70 ज्यादा दिया, तो हम उस 70 को कैरी फॉरवर्ड करते और वो 70 यहां आता। तो इसी तरह पिछले साल हमने मिनिमम टैक्स ज्यादा बनता था, करंट टैक्स उसको बनाया होगा, लेकिन चूंकि वो जितना ज्यादा बनता था उसको फिर हमने डेफर्ड टैक्स एसेट बना लिया होगा जी। यानी डिफरेंसेस से अलग है, ये अलग है, क्योंकि हम कैरी फॉरवर्ड टैक्स क्रेडिट के ऊपर भी डेफर्ड टैक्स एसेट बनाते हैं, तो ये वो बनाया था। लेकिन उसमें एक पॉइंट होता है कि अगर कल को लगता है फायदा होगा, तो हमें नहीं लगता था कि 88 का फायदा होगा, हमें सिर्फ लगता था कि 55 का फायदा होगा। तो पिछले साल हमने सिर्फ 55 के ऊपर डेफर्ड टैक्स एसेट बनाया हुआ था। वही तो बताइए। अच्छा, नहीं, पिछले साल 88 कैरी फॉरवर्ड था। अच्छा, वो 88 कैसे बना होगा मैं खुद से बता रहा हूं। 88 बना ऐसे होगा कि पिछले साल मिनिमम टैक्स बनता होगा 188, जबकि हमारा करंट टैक्स सादा वाला बनता होगा 100। इस तरह वाला 100 बनता होगा और मिनिमम टैक्स 1% ऑफ रेवेन्यू वो 188 बनता होगा। तो हमें 188 देना पड़ा होगा रिटर्न के साथ कि 100। तो हमारे हक, हमारी जिम्मेदारी से कितना ज्यादा देना पड़ गया? 88। इस 88 को हम अगले ईयर्स में क्लेम कर सकते हैं। तो हमने करंट टैक्स 188 की एंट्री तो की होगी, साथ ही साथ इसको डेफर्ड टैक्स भी बना दिया होगा। 88 बना देते, लेकिन 88 को तब डेफर्ड टैक्स एसेट बनाते जब हमें लगता कि अगले 3 साल में से फायदा आ भी सकता है, लेकिन हमें लगता था कि सिर्फ 55 का फायदा आ सकता है, तो हमने सिर्फ 55 का पिछले साल डीटीए बनाया होगा। बाकी 33 क्या है? पिछले सालों में वो अनरिकॉग्नाइज्ड डीटीए था। डीटीए में बताया था कि हम लोग डेफर्ड टैक्स एसेट बनाते हैं डिडक्टेबल डिफरेंस पे, कैरी फॉरवर्ड टैक्स लॉस पे, कैरी फॉरवर्ड टैक्स क्रेडिट पे, लेकिन सिर्फ तब अगर उम्मीद है कल को फायदा होगा। अगर फायदे की उम्मीद नहीं है तो नहीं बनाते। लेकिन हर ईयर एंड पे उसको डायरी में लिख के रखा होता है। हर ईयर एंड पे हम उसको फिर से असेस कर रहे होते हैं कि क्या अब फायदा होगा, क्या अब फायदा होगा। तो ये पिछले साल था 88, लेकिन हमने रिकॉग्नाइज सिर्फ 55 को किया हुआ था। तो ये चूंकि मैं पिछले साल का डीटीए निकाल रहा हूं, तो ये मैंने वो 55 यहां लिख दिया। इस 55 की 188 की एंट्री हुई होगी करंट टैक्स, टैक्स एक्सपेंस डेबिट, टैक्स पेएबल क्रेडिट। ये 188 की एंट्री हो गई। अब रह गया पीछे 88। इस 55 को फिलहाल रहने दें। फर्ज करते हैं कि पीपी वगैरह किसी में कोई डिफरेंस नहीं था, कोई डेफर्ड टैक्स नहीं था, सिर्फ यही था। तो ये हमें डीटीए क्रिएट करना था। तो डेफर्ड टैक्स एसेट डेबिट, टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट 100 मैच हो गया। लेकिन अब असल पे आते हैं। पिछले साल हमने करंट टैक्स की एंट्री की होगी 188, टैक्स एक्सपेंस डेबिट, टैक्स पेएबल क्रेडिट, लेकिन डेफर्ड टैक्स की एंट्री सिर्फ 55 से कर सके हम। 100 मैच नहीं हो सका, कोई बात नहीं, पूरी कंसीडरेशन में आएगा। वो अभी 19 में लाता हूं, अभी 19 में लाता हूं। ये क्या बना देखें डिफरेंस? 10, 30, 430 नेगेटिव 0। टैक्स रेट था 28, 288.4, 120.4। ये भी कर लिया लेस, 113 पॉजिटिव। ये ओपनिंग डीटीएल और ये क्लोजिंग डीटीएल। अच्छा, मैंने ना आपको अकाउंट भी बनवाया है
मैं पर्सनली तो वैसे अकाउंट को भी लेके चलता हूं, बाकी आपकी मर्जी है। अगर इस सवाल में डेफर्ड टैक्स का नोट रिक्वायर्ड है कि नहीं है तो अगर आप अकाउंट ना बनाना चाहें, आप वो जो हम मूवमेंट बनाते हैं डेफर्ड टैक्स की, तो वो टी अकाउंट ही है। तो अगर आप उसको लेके चलना चाहें तो काफी है, लेकिन मैं पर्सनली टी अकाउंट को प्रेफर करता हूं, क्योंकि इसमें डेबिट क्रेडिट की गलती होने के चांस कम है, मूवमेंट में थोड़ी गलती के चांस ज्यादा है। जी लेकिन अभी मसला है, अगर हम अकाउंट नहीं ना बनाते इस सवाल अमेंडेड के साथ कि जो रेट चेंज आ रहा है, हाँ तो उसी का जब वो आप नहीं डिफाइन करेंगे तो पीएनएल बैलेंसिंग के तौर पे अपना नहीं, तो वो हमें डिफाइन तो करना ही है, वो वहां भी हो सकता है डिफाइन, मूवमेंट में हो सकता है डिफाइन। जो कुछ मैं टी अकाउंट में करूंगा ना वो मूवमेंट में हो सकता है, कैलकुलेशन करके उसकी पहले उसको हाँ, फिर बैलेंसिंग के साथ वो मूवमेंट में डायरेक्टली भी हो सकता है, लेकिन मैं पर्सनली टी अकाउंट प्रेफर करता हूं। आपकी मर्जी है, आप टी अकाउंट बनाएं चाहे ना बनाएं। आप टी अकाउंट नहीं बनाना चाहते तो डायरेक्टली मूवमेंट के अंदर ही टैक्स एक्सपेंस निकाल लें। उसको बढ़िया वो बंदा प्लस माइनस पता नहीं लगता उसकी क्या? हाँ वही कह रहा हूं ना, उस मूवमेंट में प्लस माइनस की गलती हो जाती है, तो बेहतर है कि आप टी अकाउंट बना लिया करें। यार फिर कल एक्स्ट्रा कर लें क्लास, या क्योंकि अब 7:15 तो शुरू किया हमने, 7:30 आज है। नहीं संडे को तो मैं भी नहीं अफोर्ड कर सकता, मैंने तो अगला तैयार करना है। नहीं यार मैं तंग आ गया हूँ। 4 बजे 4:15। तो पहले कौन सा आता है? 2 हफ्ते बाद अगर आई गया है आज। नहीं मेरी 3:30 तक क्लासेस होती हैं। डीटीएल का अकाउंट बना रहा हूं। यार ये देखो सारा है ना, नजर आ रहा है। डीटीएल का बीडी आ गया 113 और सीडी भी चूंकि डीटीएल है तो 160.38। अब इसमें चीजें जरा ज्यादा हैं। एक तो इस साल में ओसीआई में ही 3 आइटम्स आ रही हैं। देखें ये जो 355 आया है, 430 से 355 हुआ है, तो उसमें वो रीमेजरमेंट वाली भी तो है ना। तो ये डेफर्ड टैक्स जो हमने यहां बना दिया, ये उस पर रीमेजरमेंट भी बनना चाहिए, लेकिन इसका इफेक्ट पीएनएल में नहीं ओसीआई में ही जाना चाहिए। इसी तरह ये रीवैल्यूड अमाउंट है, तो इस साल रिवैल्यूएशन भी हुई है, तो जो इस साल रिवैल्यूएशन हुई है उसका टैक्स भी ओसीआई में जाना चाहिए। इसी तरह इसमें भी ये फेयर वैल्यू आए है गेन जो ओसीआई में गया है, तो ये जो यहां पर आपको 6.21 नजर आ रहा है ये असल में उसी की वजह से है। तो 3 ओसीआई आइटम्स आ गई। रिवैल्यूएशन सरप्लस भी आ रहा है, ये इन्वेस्टमेंट का फेयर वैल्यू गेन भी आ रहा है ओसीआई वाला, और ये डीबीओ के अंदर रीमेजरमेंट भी आ रही है। तो 3 ओसीआई आइटम्स आ गई। इसके अलावा ये जो अब बताने लगा ना, ये आईकेप के सोल्यूशन में गलती है, हालांकि आईएएस में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, और मैंने उसके लिए आपको कल वो टैक्स रेट चेंज कल पढ़ा था ना, कल एक सवाल भी किया था जो मैंने खुद ही बनाया हुआ था कैप 7 वाला, जिसमें पुराना सरप्लस आ रहा था 3500 और उसका फिर हमने टैक्स रेट चेंज का इफेक्ट लिया था और वो भी ओसीआई में ही गया था। तो इस सवाल में भी ओसीआई का टैक्स रेट चेंज का इफेक्ट है जो आईकेप के सोल्यूशन में मिसिंग है, वो बता रहा हूं आपको। तो एक तो वैसे 3 ओसीआई आइटम्स आ गई, और चौथा उस सरप्लस पे रेट चेंज का इफेक्ट आएगा। एक एक करके चलते हैं। इस साल में रिवैल्यूएशन सरप्लस में कितना जा रहा है? 240। तो उस इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है ना, तो डीटीएल और बनेगा
या नहीं समझ आया था? नहीं, इससे नहीं देखना। ये डिफरेंस सिर्फ रिवैल्यूएशन की वजह से नहीं है। जितना रिवैल्यूएशन, हाँ, तो अपवर्ड हुआ है ना, 240 पॉजिटिव है नेगेटिव है? अपवर्ड हुआ है। तो जब अपवर्ड होगा तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और बनेगी कि कम होगी? और बनेगी, तो क्रेडिट साइड पे। मैंने वैसे फॉर्मूले पे भी लिखा हुआ है कि अगर रिवैल्यूएशन अपवर्ड है तो इस साइड पे। 240 का डिस्पोजल हो रहा है 32 का, पता नहीं वो रिवैल्यूएशन है। रिवैल्यूएशन सर्कुलर के कॉलम में। अच्छा, उत्तर है ना, हमने ट्रांसफर को नहीं एडजस्ट करना होता। देखो, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट क्रेडिट होता है रीवैल्यूएशन के वक्त, उस वक्त हिट होगा डेफर्ड टैक्स। जो सरप्लस रिटेन अर्निंग को ट्रांसफर होता है ना, उसमें नहीं डेफर्ड टैक्स एडजस्ट होना। जो सेल से होगा, हमने जो यहां डेफर्ड टैक्स में रीवैल्यूएशन के साथ डेफर्ड टैक्स लाना होता है, वो सिर्फ वो वाली एंट्री होती है जो रीवैल्यूएशन फॉर द ईयर है। ठीक है, सरप्लस ट्रांसफर में डेफर्ड टैक्स की एंट्री नहीं करनी होती। मैंने आपको एक सवाल करने को दिया था पुराना, जून 16 का, उसमें आईकेप के सोल्यूशन में गलती थी, उन्होंने सरप्लस ट्रांसफर के टाइम पे भी डेफर्ड टैक्स डाला था। इंतहाई लॉजिकली गलत बात है। सिर्फ और सिर्फ डेफर्ड टैक्स तब आएगा जब रिवैल्यूएशन की एंट्री में आता है, सिर्फ उस वक्त साथ डेफर्ड टैक्स आता है। जब हम करते हैं ना एसेट डेबिट 240 किया होगा, P&L पता नहीं पिछला था कि नहीं था, नहीं था क्योंकि सरप्लस आ रहा है पहले ही। सरप्लस में 240 जाने लगा होगा, तो हम 240 की बजाय सरप्लस में नेट लेके गए होंगे और बाकी ये डीटीएल में लेके गए होंगे। ये वो है जो यहां लिखने लगा 240 का। जब रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर होता है सरप्लस से, तो वो ऑलरेडी नेट ऑफ टैक्स अमाउंट ही होती है। सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट, उस एंट्री में डेफर्ड टैक्स डेबिट क्रेडिट नहीं हो रहा होता, वो होना बनता भी नहीं है क्योंकि वो ओसीआई की चीज नहीं है। वो होता है एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन के ऊपर, और एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ही आया होता है, तो उसका डेफर्ड टैक्स P&L में ही जाना चाहिए। ऊपर से गई बात। सिर्फ जो रिवैल्यूएशन की एंट्री है ना, जब एसेट रिवैल्यू होना है, सिर्फ उस रिवैल्यूएशन सरप्लस को नेट ऑफ टैक्स करना है और साथ डेफर्ड टैक्स क्रिएट होना है। जो वैसे सरप्लस से रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर है, उस ट्रांसफर की अमाउंट बेशक नेट ऑफ टैक्स है। क्यों नेट ऑफ टैक्स है? क्योंकि सरप्लस में जब गया ही नेट ऑफ टैक्स है तो ट्रांसफर भी नेट ऑफ टैक्स होगा। अमाउंट जरूर नेट ऑफ टैक्स है, लेकिन उस एंट्री में डेफर्ड टैक्स नहीं आ रहा साथ। तो इस अकाउंट में सिर्फ डेफर्ड टैक्स ने तब आना है जो इस साल में रिवैल्यूएशन अपवर्ड हुई है, इनटू 60। इसको अगर लॉजिकली डिस्कस करना तो रिकंसाइल कर दूंगा आपको। और ओसीआई की आइटम कौन सी हुई है? वो इन्वेस्टमेंट की 23। और ओसीआई आइटम क्या हुई है? लेकिन वो डेबिट हुआ है, वो लॉस गया हुआ है, तो इधर 40 कितना? पॉइंट अच्छा, कोई पॉज करना। अच्छा, ये तो 3 चीजें हो गई जो इस साल की ओसीआई है।
टैक्स रेट हो गया चेंज, पहले था 27, नहीं पहले था 28, अब हो गया 27। वो आइटम्स जो ओसीआई में गई होती हैं उनका रिलेटेड डेफर्ड टैक्स भी ओसीआई में जाता है। तो अगर कल को टैक्स रेट हो जाता है चेंज, तो उस टैक्स रेट चेंज की वजह से जो इजाफी या पिछला कम डेफर्ड टैक्स डीटीएल या तो कम करना पड़ेगा बढ़ाना पड़ेगा, डीटीए कम करना पड़ेगा बढ़ाना पड़ेगा, तो उस चेंज का इफेक्ट भी कहां जाना चाहिए? ओसीआई में। ये कल वो जो मैंने खुद बनाया हुआ क्वेश्चन किया था, प्रैक्टिस क्वेश्चन 8 था शायद। इस सवाल में ना इंफॉर्मेशन की कमी है। असल में कंपनी को असल में बिल्कुल पता होगा, जैसे 512 दिया हुआ, एक 512 ओपनिंग सरप्लस दिया हुआ 512, ये पिछले सालों में कभी आया था ना, तो इस पे कभी डेफर्ड टैक्स भी बनाया होगा, और उस पर जो डेफर्ड टैक्स बनाया होगा वो सरप्लस को चार्ज हुआ होगा। तो अगर टैक्स रेट में चेंज आ रही है तो उस 512 से रिलेटेड जो चेंज है वो कहां जानी चाहिए? सरप्लस में। लेकिन ये एक चीज है जिसकी डिटेल बताई हुई है, जो डीबीओ है उस पर भी तो पिछले साल कोई ना कोई ओसीआई हुआ था, वो नहीं बताया हुआ। वो बताते तो उसका रेट चेंज भी ओसीआई में जाता, वो बताया नहीं है। लेकिन जो पता है उसको तो करना चाहिए ना, कि नहीं करना चाहिए? जो पता है उसको करना चाहिए। तो आईकैप के सोल्यूशन में इसको नहीं किया हुआ। पिछले साल टैक्स रेट 28% था, तो सवाल के अंदर दिया हुआ है पॉइंट नंबर 1 में 512, ये ओपनिंग सरप्लस, पिछले साल ये सरप्लस आ रहा था और ये ग्रॉस है, चलो शुक्रिया ग्रॉस है। अगर पिछले साल सरप्लस है तो इस पे यकीनन डीटीएल बना हुआ है और वो चार्ज भी सरप्लस को हुआ होना है। तो अगर इस साल रेट 28 से 27 हो रहा है तो इससे रिलेटेड डीटीएल चेंज होगा, तो उसका इफेक्ट भी इस सरप्लस को ही जाना चाहिए। लेकिन इसी तरह से जो डीबीओ है उसमें भी पिछले साल तक का ओसीआई बताया जाना चाहिए था, ताकि हम उसमें भी इफेक्ट ऑफ रेट चेंज लेते। क्योंकि जो टैक्स रेट चेंज होता है ना, अगर ये उन आइटम से रिलेटेड है जो ओसीआई या इक्विटी में चार्ज हुई हुई है, तो टैक्स रेट चेंज का इफेक्ट भी उन्हीं में जाना चाहिए। तो आपको सवाल के अंदर सरप्लस तो बता दिया पिछले साल का, लेकिन जो इस डीबीओ से रिलेटेड जो भी ओसीआई में रीमेजरमेंट गया हुआ था वो नहीं बताया हुआ, तो इसलिए उसको नहीं कर सकते क्योंकि बताया नहीं है। लेकिन सरप्लस तो बताया है, तो सरप्लस पिछले साल था, उस पर डीटीएल बना होगा कितने रेट पे? 28। अब हमने इसको 1% कम करना है, किधर लिखूं? ये डेबिट होती है। ये रिवैल्यूएशन में जाना है, 512 पे 1%, 5.12। 28 था ना, 27 हो गया, तो 1% कम हो गया, तो 512 का 1%। जी और कुछ है? नहीं, वो टी अकाउंट में नहीं डालने की जरूरत होती, वो जाना तो एक्सपेंस में ही है ना, वो सिर्फ नोट में तोड़ लेंगे। और कुछ? और कुछ क्या ठीक है? और नहीं कुछ? मैं कह रहा हूँ ठीक है, उसको तो तोड़ सकते हैं। हमारा सवाल पढ़ना पड़ेगा। बहुत पिछले 4 दिन से कर रहे हैं यार सवाल। ये सामने जो बोर्ड पे है इसको देख के बता दो, इधर और कुछ आना है या बस अब सिर्फ एक्सपेंस ही निकलना है? चले मैं बता देता हूं मैं पूछना क्या चाह रहा हूं। ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस सारा डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस पी में कोई जाता है, कुछ ओसीआई को भी जाता है, कुछ इक्विटी को भी जाता है। जो इस साल क्या शेयर वाला भी जाएगा, उसको साइन करना है। शेयर ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि अकाउंटिंग एक्सपेंस से ज्यादा तो नहीं टैक्स रिडक्शन हमने यहां रिकॉर्ड कर ली। तो हमने कितनी रिकॉर्ड कर ली है? 24, जबकि एक्सपेंस कितना बनाया हुआ है? 20।
तो 4 की डिडक्शन ज्यादा रिकॉर्ड कर ली ना हमने, इस पे ज्यादा डेफर्ड टैक्स बन गया, तो इस 4 का जो डेफर्ड टैक्स है वो इक्विटी में जाके चार्ज होगा। %27। 1 पॉइंट डेबिट, ये सही किया है, क्रेडिट करो। सही किया। हम डेफर्ड टैक्स एसेट बना रहे हैं ना, तो ये वो एसेट बना रहे हैं जिसने इक्विटी में जाके क्रेडिट होना है, P&L में नहीं क्रेडिट होना। कल मैंने एंट्रीज भी बताई थी बकायदा। कल जब मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन 11 बोर्ड पे करवाया है तो मैंने उसमें एंट्रीज भी करके दी थी। तो इक्विटी क्रेडिट और डीटीए डेबिट, तो डीटीए डेबिट प्रैक्टिस क्वेश्चन 11 डिस्कस किया था मैंने, उसमें एंट्रीज भी की थी। डीटीए डेबिट यार वो कुछ जो है ना हल्के स्टूडेंट्स भी होते हैं, लेकिन मैं सच्ची बात कर रहा हूं, एक दो जो आपने क्लियरली बता दिया वो तो यही है कि यार सुन लो भाई। और कोई आइटम ओसीआई इक्विटी की? बस तो बस अब इसको बैलेंस करें, देखें कहां निकलता है। हाँ जी, नहीं यार इधर आना। $6.63। आईकैप के सोल्यूशन में ये फर्क मिलेगा आपको, ये नहीं है उसमें। तो ये चीज मिस हुई हुई है, मेरे ख्याल में मिस ही हुई होगी, क्योंकि तो बहुत क्लियर आईएएस में लिखा हुआ है कि जो डेफर्ड टैक्स ओसीआई या इक्विटी में गया होता है उसका टैक्स रेट चेंज भी वहीं जाना है। क्या जी? जो पेट्रोल चीट करना चाह रहे हैं वो भी कभी नहीं किया। ये बात मैंने वैसे फॉर्मेट में लिखी हुई है, वैसे अंग्रेजी में नहीं लिखी हुई, लेकिन फॉर्मेट में लिखी हुई काफी है। हाँ लिखी है मैंने, टी अकाउंट में लिखी हुई है ये बात ना, मैंने टी अकाउंट में लिखी हुई है पेज नंबर 12 पे। जब मैंने टी अकाउंट का फॉर्मेट आपको बना के दिया हुआ ना, मैंने उसमें लिखा हुआ है कि जो ओसीआई आइटम से रिलेटेड इफेक्ट ऑफ रेट चेंज है तो वो ओसीआई में ही है। चले, डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट हो गया, अब नोट पे आते हैं। मूवमेंट तो ऑलमोस्ट बनी पड़ी है, ये मूवमेंट है, मूवमेंट वाला पोर्शन बन जाएगा कि नहीं? ये मूवमेंट है, सिर्फ उसको स्टेटमेंट की शक्ल में लिख रहे होंगे, ये वही चीज ही बनी है। ओपनिंग में ब्रेकअप लिखा हुआ ये और क्लोजिंग का ब्रेकअप ये।
टैक्स एक्सपेंस का नोट बनाते हैं। करंट टैक्स है ही फॉर करंट ईयर 95.6, डेफर्ड टैक्स इफेक्ट ऑफ रेट चेंज और रिलेटिंग टू इस साल के डिफरेंसेस। और इस डब्बे का टोटल ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव टोटल टैक्स एक्सपेंस बन गया 88.97। इफेक्ट ऑफ रेट चेंज देखते हैं। तो ये किसको एडजस्ट है? ये जो हमने 55 पर लाया था डेफिनेट 18 पे मिल रहा है। रिलेशनशिप में समझाता हूं। इस पे तो नहीं ना रेट चेंज का इफेक्ट, इस पे तो नहीं ना रेट चेंज का इफेक्ट। खत्म हो गया नहीं, खत्म हुआ नहीं वो अलग बात है। इस पे रेट चेंज का इफेक्ट नहीं है, ये तो है ही टैक्स की फिगर ना। ये कोई 28% लग के नहीं निकला हुआ, ये 55 मिलियन कोई 28% लग के निकला हुआ। ये मैंने ओपन कर ये तो ऑलरेडी टैक्स की अमाउंट है ना, तो इस पे तो नहीं ना इफेक्ट ऑफ रेट चेंज आना, ये आना है। बात ये नहीं है कि ईयर एंड पे खत्म हो गया, बात ये नहीं है। क्या ये 28% लग के निकला हुआ? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। ये 55 कैसे निकला हुआ? वो जो रेवेन्यू का 1% था वो ज्यादा बनता था, वैसे टैक्स नॉर्मल कम बनता था तो हमें ज्यादा टैक्स देना पड़ा, ये वो वाला है। तो ये क्या 28% बन के निकला हुआ? नहीं। तो जब ये 28% से निकला नहीं हुआ तो रेट 28 से 27 होने का, इस पे इफेक्ट आएगा? नहीं आएगा। तो बेशक मैंने आपको जो फॉर्मूला लिख के दिया हुआ है इफेक्ट ऑफ रेट चेंज वाला, मैंने उसमें लिखा हुआ है कि ओपनिंग डिटेल, लेकिन ये जो फॉर्मूले लिखे होते हैं ना ये जनरल होते हैं। अब आप इस पे नहीं लगा सकते इफेक्ट ऑफ रेट चेंज। ये बात समझ आई? क्योंकि 113 में 55 भी इस्तेमाल हुआ हुआ है और ये 55 28% लग के नहीं आया हुआ, ये तो वैसे ही बस एक टैक्स की अमाउंट थी। तो इफेक्ट ऑफ रेट चेंज इस पे नहीं आना, इफेक्ट ऑफ रेट चेंज इन दोनों पे आना है। तो इफेक्ट ऑफ रेट चेंज रिवर्स चलने की क्या जरूरत है? ये नजर आ रहा है सामने, इसी के ऊपर 1%, इसी पे 28 लगा हुआ है ना, तो इसी पे 27 करने का 1% का इफेक्ट ले लेते हैं। तो ये बन जाएगा 1030 माइनस 630, नहीं 600। क्या साल के एंड पे खत्म हो गया? शुरू में तो था, एक साल के एंड पे क्यों हो गया? लगेगा। देखो साल के एंड पे अगर नहीं है तो वो बैलेंसिंग करके एक्सपेंस में चला गया है, साल के एंड पे अगर नहीं है। लेकिन हमने तोड़ के बताना है ना कि वो जो बैलेंसिंग करके एक्सपेंस में चला गया कितना उसमें इस साल के डिफरेंसेस की वजह से और कितना रेट चेंज की वजह से, तो वही तो तोड़ के बता रहे हैं। तो ये जो इफेक्ट ऑफ रेट चेंज लेना है वो इस 113 पे नहीं लेना, क्योंकि इस 113 तक पहुंचने के लिए 55 को इस्तेमाल किया था और ये तो ऑलरेडी एक टैक्स की अमाउंट थी, ये 28% लग के नहीं निकली हुई थी। तो सिर्फ इसके ऊपर यानी इसके ऊपर 1% का इफेक्ट लेना है। लेकिन क्या ये सारा रेट चेंज का इफेक्ट P&L में जाना है? नहीं, ये है ना ये। तो इसके अलावा बाकी वाला यहां जाना है। ये कितना बनता है? तो 6 में से ये निकाल देते हैं।
नेगेटिव क्यों? क्योंकि डीटीएल है और रेट कम हो रहा है, इसलिए नेगेटिव। अब इसको बैलेंस नहीं, नीचे नेगेटिव इसलिए नहीं नेगेटिव किया, डीटीएल है और रेट कम हो रहा है इसलिए नेगेटिव है। अब इसको बैलेंस करें, 5.7। ये लायबिलिटी पे भी 28%, इसको ऊपर डाल दो। किधर? ये बताइए, अच्छा, 430 को 50%, जिस पे 28, जिसका रेट चेंज हो रहा है उसका रेट चेंज का इफेक्ट आएगा। यानी अगर इसके ऊपर 10% लगा होता, इसके ऊपर 28 लगा होता, और वो जो 10 है वो अभी भी 10 ही है, तो वो जो 28-27 हो रहा है सिर्फ इसके ऊपर फिर 1% लेता है। बस आप देखें ना, जिस पे 28 लगा था उसको 27 पे लाना है, तो इन दोनों पे 28 लगा था, तो इसलिए इन दोनों का 1% इफेक्ट आ रहा है। रिलेशनशिप पे आते हैं। इसी से नीचे चल रहा हूं, रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स एक्सपेंस एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट। अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना? 455। इस पे लगा दें टैक्स का रेट 455 इंटू 27%। और क्या क्या आएगा? करंट टैक्स और प्रायर ईयर नहीं है, इफेक्ट ऑफ रेट चेंज है, वो जो ऊपर लिखा होता है भाई यहां लिख देते हैं 0.88। और अभी फौरन या कुछ 10 मिनट ठहर के? हाँ बैठ जाओ, बस सवाल खत्म कर रहा हूं, फिर ब्रेक करता हूं, कल एक्स्ट्रा क्लास है, कल एक्स्ट्रा क्लास आप ही 9:30 से छुट्टी करते हैं, 9 बजे से बात है। अच्छा चलो खत्म तो करते हैं ना, फिर देखते हैं। ना इसकी चीजें क्यों लिखनी है? ये कौन सा एक्सपेंस में नहीं है? हाँ जी, रिलेशनशिप में और क्या आएगा? ये चीजें आएंगी। इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ये क्या कर रहे हो? ये प्रॉफिट पे है, हमने अकाउंटिंग प्रॉफिट पे लगाया है, उसको मैच करना है इससे। तो जो इस सारी कैलकुलेशन के अंदर वो चीजें हैं जिनका अकाउंटिंग प्रॉफिट फॉर द ईयर से ताल्लुक नहीं है, वो हम यहां लिख रहे होते हैं। तो एक तो ये आ गया, उनका तो वैसे ही ताल्लुक नहीं है, तो ये टैली होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा। और करें जरा, डेफर्ड टैक्स बना 55 पे हुआ था, जबकि हमने करंट टैक्स निकालते हुए जो इस्तेमाल किया है वो 88 पे किया।
वरना अब इसको ना मैं लेता हूं कैरी फॉरवर्ड लॉस पे। कैरी फॉरवर्ड लॉस, जब किसी साल कैरी फॉरवर्ड लॉस आया होता है ना, तो उस पर हम डेफर्ड टैक्स बना देते हैं और उसका बेनिफिट डेफर्ड टैक्स एसेट पिछले साल कवर हो गया। इस साल वो यहां एडजस्ट हो जाता है, तो वो जो पिछले साल उसको डेफर्ड टैक्स में शामिल किया हुआ था, इस साल वो करंट टैक्स में ट्रांसफर हो जाता है। ये थोड़ी गहरी बात है बहुत ज्यादा ना। यहां पर ना वो चीजें आ रही होती हैं जो जिन पे ना करंट टैक्स बना होता है ना वो डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन में आई होती हैं। जैसे एग्जाम्प्ट इनकम है, उस पे करंट टैक्स भी नहीं बना हुआ, डेफर्ड टैक्स भी नहीं बना हुआ, जबकि अकाउंटिंग प्रॉफिट पे रेट लगने से इसमें उनका टैक्स आ गया। ये भी गहरी बात है, ये सीधी बात है। जो पिछले साल कैरी फॉरवर्ड लॉस था, इस साल में नहीं वैसे कह रहा हूं, जो पिछले साल कैरी फॉरवर्ड लॉस था उस पे हमने पिछले साल डीटीए बनाया होगा ना। फर्ज करें कोई और डिफरेंस नहीं था, सिर्फ कैरी फॉरवर्ड लॉस था, पिछले साल हमने इस पे डीटीए बनाया होगा। कैरी फॉरवर्ड लॉस था लेट से 100 का, और हमने इस पे 28% पे डीटीए बना लिया था 28, और कोई डिफरेंस नहीं है, तो डीटीए 28 आ रहा था और कोई डिफरेंस नहीं है। इस साल ये बीडी आया होगा, अब साल एंड हुआ, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, और ये जो कैरी फॉरवर्ड लॉस था ये यहां पर ब्रॉड फॉरवर्ड कह के 100 लेस हो गया, उससे करंट टैक्स कम आ गया कि नहीं? करंट टैक्स कम आ गया, 100 के इफेक्ट से करंट टैक्स कम आ गया। अब क्लोजिंग कैरी फॉरवर्ड लॉस कितना है? कुछ भी नहीं, क्योंकि जो कैरिड फॉरवर्ड था वो इस साल ब्रॉड फॉरवर्ड बना, वो यहां एडजस्ट हो गया। 100 के ऊपर करंट टैक्स कम आ गया। समझ आ रहे हैं? बहुत मुश्किल बात करो, कोई और डिफरेंस नहीं है, सिर्फ कैरी फॉरवर्ड लॉस था। इस साल अब ये प्रॉफिट बन गया, कैरी फॉरवर्ड लॉस नहीं बचा, डेफर्ड टैक्स होगा कोई भी नहीं, 0। अब इसका डिफरेंस लेंगे जब, तो 28 का डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस आ जाएगा, तो वो जो करंट टैक्स बचा था वो डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बन गया। यानी कैरी फॉरवर्ड लॉस जिसपे कल को डेफर्ड टैक्स बनाया हुआ था, और इस साल वो करंट टैक्स पे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस कह के एडजस्ट हो गया, तो बस हो गया, कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ। मुझे नहीं लग रहा मैं समझा पा रहा हूं, समझ आ रहा है? वाकई हमने पिछले साल जिस अमाउंट पे डेफर्ड टैक्स बनाया हुआ था कैरी फॉरवर्ड लॉस, इस साल वो कैरी फॉरवर्ड से हटके ब्रॉड फॉरवर्ड बना, करंट टैक्स में उसका बेनिफिट आ गया, और चूंकि अब वो डेफर्ड टैक्स में नहीं रहा तो वो डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस की शक्ल इख्तियार कर गया, तो वो कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रहा। जितना करंट टैक्स बचा उतना डेफर्ड टैक्स बन गया। हाँ, इस साल 2020 में 28 रुपए करंट टैक्स बचा, 28 रुपए डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस में, दोनों ऑफसेट हो गए ना, यानी कोई मसला नहीं आया। जिसपे हमने पहले कैरी फॉरवर्ड लॉस डेफर्ड टैक्स बनाया हुआ था, वो लॉस अब ब्रॉड फॉरवर्ड कह के एडजस्ट हो गया, तो इसको हमने यहां नहीं लिखना, क्योंकि कोई डिफरेंस अराइज नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा। करंट टैक्स का बचना और डेफर्ड टैक्स का बनना एक दूसरे को उन्होंने कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। लेकिन ये तब अगर जिस अमाउंट पे पहले डेफर्ड टैक्स बनाया था उसी अमाउंट को इस दफा ब्रॉड फॉरवर्ड लिखा है, तो इन्होंने कैंसिल आउट होना था। लेकिन हमने पहले डेफर्ड टैक्स एसेट बनाया था 55 पे, अब बेनिफिट किसका लिया है? 88 का, तो 33 का एक्स्ट्रा बचत ले ली ना हमने, वो नहीं ना कैंसिल आउट हो सका, तो उस एक्स्ट्रा बचत को यहां लिखना पड़ेगा। क्या वो इसमें कवर हो गया?
देखो वो 55 रिवर्स हुआ, BD 55 था, CD कितना रखना है, अब हमने मिटा दिया। अब हमने कहीं रखा था, अब जो मैंने 2018 का डेफर्ड टैक्स निकाला हुआ था उसमें कहीं आ रहा था मिनिमम टैक्स? नहीं आ रहा था ना, खत्म कर दिया ना। BD 55, CD कुछ नहीं, हमने डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बना लिया 55। डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट, डेफर्ड टैक्स एसेट क्रेडिट, हमने टैक्स एक्सपेंस 55 बना लिया, जबकि करंट टैक्स 88 बचा लिया। बैठे बैठे 88 बचा लिया। बात बहुत मुश्किल है वैसे, बाकी समझ आ रहा है कि नहीं? इधर से पहले टैक्स आप लोग केस बना के कुछ पूछिएगा ताकि आप कुछ चलिए। नहीं, आपको समझ आ रहा है? हाँ जी ठीक है। उनकी शक्लों से नहीं लग रहा मुझे। अब वीडियो आपकी सुनेंगे ना लोग के बार बार, तो साथ खुद थोड़ा फोकस करेंगे, असली समझ ताकि है नहीं है खुद फोकस कर देते हो, नहीं तो आपको वो आप एंड से जो बोल नहीं देखो आप करना रहती है। देखो हमने जो डेफर्ड टैक्स एसेट बनाया हुआ था ना, अब उसका, अब क्या हमें इस 55 की यहां 2018 का डेफर्ड टैक्स निकालते हुए मजीद उसको डेफर्ड टैक्स एसेट में रखा? नहीं रखा, तो जीरो कर दिया ना। BD था, CD नहीं रहा, तो इस 55 की एंट्री क्या बनी? डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट, डेफर्ड टैक्स एसेट क्रेडिट, तो टैक्स एक्सपेंस में 55 आ गया। करंट टैक्स एक्सपेंस अगर 55 से ही बचा होता तो ये लेस, एंट्री तो डेबिट की, एंट्री इस 88 की कोई एंट्री नहीं हुई, ना इस 183 की एंट्री हुई है, एंट्री होगी ही 95 की। करंट टैक्स की एंट्री ही 95 से हो रही है। बात यह हो रही है कि जो प्रॉफिट के हिसाब से रेट लग के आंसर बनता था उससे मैच करे। तो हमने एक टैक्स एक्सपेंस डेफर्ड टैक्स वाला बनाया और करंट टैक्स एक्सपेंस बचा दिया, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, इस पे कोई मसला ना आता। लेकिन ये तब होता अगर यहां भी 55 और यहां भी 55 होता तो। अब ये 55 रिवर्स होके डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस 55 बना, लेकिन करंट टैक्स 88 बच गया, बैठे बैठाए 33 फालतू बच गया ना। ये वो फालतू की बचत जहां लिखेंगे तो अकाउंटिंग प्रॉफिट वाले से टैली करेगा। तो ये अब वो 33 है जो लेस करना है। इसके लिए IAS में टर्म इस्तेमाल हुई भी है कि प्रीवियसली अगर कोई अनरिकॉग्नाइज्ड डेफर्ड टैक्स था लेकिन इस साल उसका बेनिफिट आ गया तो वो यहां पर आएगा। ये है जो मेरे नोट्स के आखिरी पेज में जो रिकंसिलिएशन में एक लाइन बतानी रह गई थी। सवाल तो ये तभी पैदा होगा ना, मतलब एक ही सवाल तो राइज हो गए, समझ आगे की मेरा ख्याल है हो जाएगा इंशाल्लाह 88। देखें हो रहा है कि नहीं हो रहा, या कुछ गड़बड़ हो गई? हो रहा है 88.9। देखो ये डिफरेंसेस समझो है ही नहीं। हमने पिछले साल मिनिमम टैक्स कैरी फॉरवर्ड किया हुआ था, क्या 2018 में भी कैरी फॉरवर्ड करना पड़ा? नहीं करना पड़ा ना, तो डेफर्ड टैक्स एसेट नहीं बनाना पड़ा ना उसके लिए, वो मैं कह रहा हूं जीरो आ गया। सिर्फ 100 था वो कौन 100 की हमें फ्लैट में डिडक्शन मिली थी, इसलिए कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ, इस वजह से। पिछले साल 100 का लॉस था, उसके ऊपर हमने DTA बनाया हुआ था 28 का। इस साल वो 100 ब्रॉड फॉरवर्ड बना और करंट टैक्स फिर भी आ गया क्योंकि बड़ा प्रॉफिट हमने कमाया था। अब कैरी फॉरवर्ड लॉस रहा? नहीं रहा। क्लोजिंग कोई DTA बनेगा? नहीं बनेगा। BD 28 आ रहा था, CD तो 28 का डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बन गया ना। डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बना 28 का और करंट टैक्स एक्सपेंस बच गया 28 का, वो दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। यहां पर हमें कुछ लाइन लिखने की जरूरत नहीं पड़ी,
ये लाइन लिखने की तब जरूरत पड़ी कि अगर डेफर्ड टैक्स जितने का बना हुआ था वो कुछ और है और करंट टैक्स में जो बचत आ रही है इसकी वजह से वो कुछ और है। ये तब होगा जब हमने कैरी फॉरवर्ड लॉस, कैरी फॉरवर्ड टैक्स क्रेडिट, इनके ऊपर जो डेफर्ड टैक्स, इसी तरह कोई डिडक्टेबल डिफरेंस, इसके ऊपर हमने डेफर्ड टैक्स एसेट बनाया नहीं हुआ था। अब देखो 88 बनाना था ना, 55 बनाया हुआ था, 33 नहीं बनाया हुआ था, लेकिन बचत आ गई उसकी। अब आके वो फायदा दे गया, तो वो जो अब आके बैठे बैठाए फायदा मिल गया वो हमें यहां पर लाना पड़ेगा, तो टैली करेगा। अगर कुछ नहीं तो लिखा तो है फॉर्मेट में, तो ऐसे ही आना। कैरी फॉरवर्ड जीरो ट्रीटमेंट हो रहा है क्या? क्योंकि डीबीए का कैरी फॉरवर्ड बैलेंस जीरो है, इस वजह से ये नहीं है सर। हाँ हाँ, मैं असल में सिर्फ इससे रिलेटेड डेफर्ड टैक्स बता रहा हूं, बाकी सब मैंने कहा नहीं है ही नहीं, है ही सिर्फ ये। अच्छा, अब ना इस 12 में एक चीज रह गई सिर्फ, वो है कि कंसोलिडेशन में कैसे हैंडल करना है इसको। एक तो उसकी हैंडलिंग होगी गुडविल की कैलकुलेशन, फिर ईयर एंड पे मजीद कुछ करना होगा, वो बताना है अब। है मूवमेंट वाला? चलो यार, वो बच्चे ने फरमाइश किया तो डेफर्ड टैक्स का नोट, ओपनिंग बैलेंसेस, recognized equity, OCI, P&L और 2018 के बैलेंसेस क्या क्या है जी? डेफर्ड टैक्स कंप्राइजेज ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। पॉजिटिव्स में क्या क्या थे हम बताएं ना, देखें हमारी डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में क्या क्या पॉजिटिव्स थे और क्या क्या नेगेटिव्स थे। पीपी पॉजिटिव था मेरे ख्याल में। ओपनिंग कितना था? 288 हाँ 288.4। और क्या था? डीबीए था, वो नेगेटिव था, और मिनिमम टैक्स वो भी नेगेटिव था। चले क्लोजिंग में आ जाए, पॉजिटिव क्या क्या है? पीपी हो गया, कितना है? 265.9। और क्या पॉजिटिव है? इन्वेस्टमेंट। इसका ओपनिंग कोई नहीं था, क्लोजिंग। और क्या पॉजिटिव है? कुछ भी नहीं। डेफर्ड टैक्स एसेट। चलें वापस ओपनिंग पे आ जाए। नेगेटिव क्या क्या था? डीबीओ कितना? 8। और क्या नेगेटिव था? लायबिलिटी है, ओपनिंग नील था। 4 और शेयर ऑप्शंस, ओपनिंग कोई नहीं। और मिनिमम टैक्स, ओपनिंग 55 और क्लोजिंग। अब देखें टी अकाउंट में क्या क्या डेबिट किया हुआ। रीवैल्यूएशन में एक डेबिट किया हुआ, इधर आइएगा। रीवैल्यूएशन में एक डेबिट किया हुआ, रीवैल्यूएशन में डेबिट कि क्रेडिट? अच्छा अच्छा, रीवैल्यूएशन में लिया हुआ एक, और एक ये रीवैल्यूएशन। तो नेट
64.8 और 5.12 का नेट। ये दोनों पीपी से रिलेटेड है ना, तो ये पीपीई की लाइन में आ जाएंगे। यहां पॉजिटिव लिखूं नेगेटिव लिखूं? अच्छा नेगेटिव लिखूं पॉजिटिव लिखूं? क्यों नेगेटिव लिखूं? डीटीएल क्रेडिट किया है और डीटीएल और क्रेडिट किया है। हम डीटीएल को पॉजिटिव लेके चल रहे होते हैं ना, डीटीएल को नेगेटिव लेके चल रहे होते हैं, तो डीटीएल और क्रेडिट हुआ है तो डीटीए बढ़ेगा ना। तो इसलिए टी अकाउंट जरूर बनाइएगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ मूवमेंट बनाएंगे ना तो प्लस माइनस में गलती कर जाएंगे। इसलिए आप तसल्ली से पहले टी अकाउंट बनाना, उसको देख के फिर ये बनाना। डीटीएल है, क्रेडिट किया होगा तो पॉजिटिव आएगा, डेबिट किया होगा तो नेगेटिव आएगा। तो पीपी के सामने यहां क्या लिखूं? 64.8 और 5.12। 64.8 माइनस 5.12। सिक्स 8 और यहां पर ये ओसीआई इन्वेस्टमेंट के सामने ओसीआई वाले कॉलम में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि डेफर्ड टैक्स और क्रेडिट किया हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट के सामने ओसीआई वाले कॉलम में 6.21। शेयर ऑप्शंस किस कॉलम में? इक्विटी वाले में। शेयर ऑप्शंस वाला इक्विटी में जाता है। पॉजिटिव लिखूं नेगेटिव लिखूं? नेगेटिव लिखूं पॉजिटिव लिखूं? नेगेटिव। जो क्रेडिट्स हैं वो वहां पॉजिटिव लिखना है, जो डेबिट्स हैं वो वहां नेगेटिव लिखना है। एक्सपेंस को नेगेटिव क्या? शेयर ऑप्शन है तो क्रेडिट साइड का कर अच्छा, ये डेबिट करने का फैसला कर लिया था, हो गया था कि नहीं? नहीं, एक्सपेंस डेबिट नहीं है। डेफर्ड टैक्स ऐसे डेबिट इक्विटी क्रेडिट की है। उस मूवमेंट में पॉजिटिव लिखना है कि नेगेटिव लिखना है? जो हमने क्रेडिट्स पे लिखे हुए हैं ना वो वहां पॉजिटिव लिखने हैं, जो हमने डेबिट्स पे लिखे हुए हैं वो वहां नेगेटिव लिखने हैं, इररिस्पेक्टिव कि ये है या ये है। डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस की बात नहीं होता ना, ये 1.0 मतलब वहां से निकाला हुआ था उसपे। अच्छा ठीक है फिर। हाँ बस मुझे बात पता चलता है। देखो, एक बात है कि जब आप टी अकाउंट बनाए तो डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है, ये तो सोच सोच के कर लिया। मैं तो अब ये बता रहा हूं कि मूवमेंट में पॉजिटिव लिखना है कि नेगेटिव लिखना है। तो उसके लिए बताया कि जो यहां क्रेडिट्स लिखे हुए हैं वो वहां पॉजिटिव लिखने हैं, जो यहां डेबिट लिखे हुए हैं वो नेगेटिव लिखने हैं। क्यों? मतलब उसका है तो क्या उसका पार्ट है? अरे यार, ये डीटी का टी अकाउंट बन रहा है। ये मूवमेंट डीटी का टी अकाउंट है, डीटीएल या डीटीए का टी अकाउंट है। जो चीज हमने इस अकाउंट में क्रेडिट की हुई है, अगर वो डीटीएल के एंगल से देखें तो ज्यादा हो रही है पॉजिटिव, अगर वो डीटीए के एंगल से देखें तो कम हो रही है। चूंकि डीटीए हमने नेगेटिव्स में लिखा हुआ है तो जो चीज उसमें कम हो रही है उसको पॉजिटिव लिखना पड़ेगा ना। तो वो बताया कि आप इस टी अकाउंट में देखें, जो जो क्रेडिट्स लिखे हुए हैं वो वहां बगैर ब्रैकेट के लिखें, जो जो यहां डेबिट्स लिखे हुए हैं वो वहां ब्रैकेट्स के साथ लिखें। बस 10 तक गिनती और गिन लो बैठ के, ठीक है। जो क्रेडिट्स की हैं टी अकाउंट जरूर बनाइएगा, वहां पर प्लस माइनस की गलती कर देंगे आप। पहले तो मैंने कह दिया था कि बेशक ना बनाएं, लेकिन अब कह रहा हूं कि टी अकाउंट बनाएं, उससे मूवमेंट बनानी आसान हो जाएगी। जो भी आपने यहां क्रेडिट्स किए हैं ना वो वहां पॉजिटिव लिखने, और जो जहां आपने डेबिट्स किए हैं वो वहां नेगेटिव लिखने। तो शेयर ऑप्शन के सामने किस कॉलम में लिखूं?
इक्विटी में, शेयर ऑप्शंस के सामने इक्विटी में 1 पॉइंट ये सब एक्सप्रेस को थोड़ा अलग। अच्छा चलो ऐसे कह लो। हाँ हाँ, ये जो फॉर एग्जांपल शेयर ऑप्शन वहां से क्रेडिट हो रही है, इसका एक्सपेंस डेबिट हो रहा है। एक्सपेंस में पीएनएल को नहीं कह रहा, एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है। अगर शेयर ऑप्शन डेबिट हो रही है तो एक्सपेंस क्रेडिट हो रही है। तो शेयर ऑप्शन यार लेकिन डेबिट साइड पे आ रही है। यार देखो, ये शेयर ऑप्शन का अकाउंट नहीं है, ये डेफर्ड टैक्स का अकाउंट है। तो जो डेबिट साइड पे आ रहा है ना, वो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है जो डेबिट हो रही है। जी बिल्कुल। हाँ, मैं बता रहा हूं, तो यानी एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है। एक्सपेंस पर पीएनएल को नहीं कह रहा, फिलहाल इन तीनों को क्रेडिट नहीं। अच्छा चलो अभी अलग से पूछना, ये डेबिट क्रेडिट वाली बात याद रह जाएगी। और क्या है इसमें? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये कहां लिखो? डीबीओ के सामने किस कॉलम में? ओसीआई में। तो डीबीओ के सामने ओसीआई में इधर 10.8 पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव लिखने के पीछे कॉन्सेप्ट है, लेकिन मुश्किल काम है। तो उसके लिए आपको बताया कि अकाउंट में जो क्रेडिट्स लिखे हुए हैं वो यहां आपने पॉजिटिव लिखने हैं और जो डेबिट्स लिखे हुए हैं वो यहां नेगेटिव लिखने हैं। और क्या रह गया? 1.08 हो गया, चले हो गया। अब आप बैलेंसिंग करें इस कॉलम की। ये पीएनएल वाला कॉलम बैलेंसिंग करके निकलेगा। करें यार, 3 कैलकुलेटर हैं, कर दो कोई। पॉजिटिव नेगेटिव 82 पॉइंट। अच्छा, जब पता नहीं पहले बात हुई है कि नहीं हुई, जब भी आप कोई बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं ना, उसको सीधा चल के क्रॉस चेक जरूर किया करें। ओपनिंग प्लस ये माइनस ये, देखें ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट तो है ही कुछ नहीं। डीबीओ देखें, पॉजिटिव नेगेटिव, ये तो यही आ जाएगा 9.45 नेगेटिव। शेयर ऑप्शन देखें 5.4 नेगेटिव, 55 पॉजिटिव। एक 160 पॉइंट क्या था 38। करें इनके टोटल्स 1.08 नहीं यार, पीएनएल का टोटल कितना आ रहा है? जी ये आना चाहिए, ये है ना डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर, ये आना चाहिए। कितना आ रहा है? यही आ रहा है वाकई, या बस ऐसी अखलाकन?
इसका 55 ये मूवमेंट हो गई। ये डेफर्ड टैक्स का नोट है और ये टैक्स एक्सपेंस का नोट। पार्ट बी में क्या करना है? पार्ट बी में उन्होंने कहा है कि एसओसीआई के एक्सट्रैक्ट्स बना दे। तो सिर्फ एक लाइन हमने और लिखनी है टैक्स की, बाकी तो उसने दिया ही हुआ है। अब हम क्या बनाएंगे एक्सट्रैक्ट्स? हम ये बनाएंगे कि पार्ट बी हम एक्सट्रैक्ट्स में ये बनाएंगे कि पीबीटी 455, टैक्स एक्सपेंस 8.97, पैट 366.03, OCI revaluation gain 240, fair value gain 23, DBO की रीमेजरमेंट और टैक्स ऑन ओसीआई आइटम्स कितना? वो 55.09। ये एसओसीआई के एक्सट्रैक्ट्स होंगे। ये हो जाएगा ओसीआई और ये आ जाएगा टीसीआई, कंप्रिहेंसिव इनकम। उसके बाद इसकी बात ना बदले। सिर्फ ये लिख के दिखाने के 5 नंबर। क्यों? लेकिन क्या पूरा सवाल ही इम्पॉसिबली डिफिकल्ट है? 2 पॉइंट मुश्किल हैं। बाकी तो अगर आपने किया हो तो 80% चीजें वही है जो बार-बार लो जी, एक और हदीस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए स्पेशली। तिरमिज़ी में रिवायत है सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए इब्ने आदम, तू मेरी इबादत के लिए फारिग हो जा। और आप अगर सीए फर्म्स पे स्पेशली अगर गौर करें ना, तो कामों में ऐसे बिजी हैं कि कोई फिक्र नहीं है नमाज की। ऐसे ही कोई 2-4 लोग उठेंगे, वो भी जब फारिग होंगे, वो भी वक्त आखिरी रह गया है,
मगरिब के और मगरिब होने वाली असर नहीं पड़ी मैंने, हालांकि 3 वक्त हैं दिन में 24 घंटे में जिनमें सजदा नहीं करते। जवाल का वक्त है, 2 वक्त हैं जिनमें सजदा नहीं करना, 3 सॉरी, तुलू, फजर जब पढ़, एक तो है फजर पढ़ने के बाद नफल नहीं पढ़ने, एक तुलू का टाइम है 10, 15, 20 मिनट का टाइम है, उसमें सजदा नहीं करना। एक जवाल का टाइम है जब सूरज बिल्कुल ऊपर पहुंच के जब इधर शिफ्ट कर रहा होता है ना, वो होता है कोई मौसम टू मौसम वेरी करता है, लेकिन 12, सवा 12 तक होता है, वो भी 10-15 मिनट का स्पैन है, उसमें भी सजदा नहीं करना। एक होता है मगरिब से बस 10 मिनट पहले, उसमें गुरूब हो रहा होता है, उसमें भी सजदा नहीं है। लेकिन हम चूंकि बिजी होते हैं अपने कामों के अंदर, टैक्स रिटर्न्स का दौर चल रहा है भाई, टैक्स रिटर्न भरनी है, नमाज नहीं पढ़ी तूने, अच्छा मैं भी पढ़ के आता, बस अभी कंप्यूटर ऑन करो मैं आ रहा हूं, और 2 सज्जे जमीन पे टक्कर मारे और आ गए। तो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बहुत ज्यादा बिजी हैं इस काम में। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए इब्ने आदम तू मेरी इबादत के लिए फारिग हो जा, मैं तेरा सीना गिना से भर दूंगा और मोहताजी को तुझसे दूर कर दूंगा, और अगर तू मेरी इबादत के लिए फारिग ना हुआ तो मैं तेरे दोनों हाथ कामों से भर दूंगा, डेडलाइंस, असाइनमेंट्स, लेट सिटिंग्स, और तुझसे मोहताजी दूर ना करूंगा।